मुख्यमंत्री जी कहाँ दिखते हैं? शराबबंदी से लोग रोज मर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहाँ दिखते हैं? कुर्सी बचाने के लिए जो आप दिन रात लगे रहते हैं, बिहार के लिए काम करने के लिए लगें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी तक मुख्यमंत्री जी जो करते आए हैं उनको लगता है कि वो सही है, लेकिन अगर बिहार पे आप देखेंगे, धरातल पे देखेंगे तो वो सही नहीं है। बिहार को 17 साल में बहुत आगे निकल जाना चाहिए था अभी तक। तो ये किस तरह की जिद है कि उस नीति के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है, और आपने एंजॉय कर लिया पावर को 17 साल, काफ़ी होता है वो अब। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। बिहार के राजनीतिक गलियारे में फिलहाल उथल पुथल की स्थिति देखने को मिल रही है, और ये स्थिति आज से नहीं शनिवार से हुई। ये तब हुई जब JDU ने शो कॉज नोटिस भेजा RCP सिंह को, और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप सबके सामने है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, और इन तमाम मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। बिहार के विषय में बातचीत करेंगे कि बिहार में अभी कौन कौन से मुद्दे जो हैं उस पर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। बिहार में अभी कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता SC विंग आदित्य पासवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज क्योंकि हमने बता दिया है दर्शकों को कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप सरकार का ध्यान उस ओर खींचना चाहते हैं, सबसे पहले बात RCP सिंह पर कर लेते हैं, क्योंकि ये फिलहाल अगर हम राजनीतिक गलियारों की बात करें तो बहुत ही हॉट टॉपिक बन के उभरा है। इस्तीफा तो दे दिया RCP सिंह ने, लेकिन जो कुछ उन्होंने कहा वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के छवि को खराब करने की कोशिश है, या इसे नीतीश कुमार की जो पोल है उन्होंने खोल दी। इसको आप किस संदर्भ में लेते हैं RCP सिंह के बयान को? देखिए, सबसे पहले तो जो RCP जी का बयान अभी आया है ये बड़ा दुखद है। दुखद इसलिए है कि आप देखिए कि बिहार किन लोगों के हाथ में है। RCP सिंह का कद क्या रहा है, किसके साथ रहे हैं, किसके राइट हैंड रहे हैं और कब से रहे हैं। तो उस स्थिति में आपको और पूरे बिहार के लोगों को ये समझना होगा कि क्या खेल चल रहा है और क्या खेल चलता आया है। पिछले 20-25 वर्षों से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ रहा है, आज उन पे कहा जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार किए हैं और उन्होंने अकूत संपत्ति जमा किया है। तो क्या इतने दिनों से आज JDU को मालूम चला कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और प्रॉपर्टीज बनाया है? आंख बंद किया हुआ था इन्होंने जानबूझ करके। जो व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हो, जदयू के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहा हो, वो अगर इस तरह का भ्रष्टाचार करता रहा और मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम रहा, जो कि कहते रहे हैं हमेशा कि मैं ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो भ्रष्टाचार की नीति पर चलता हूँ, क्या ये मानने वाली बात है? इसका मतलब सीधा सीधा है कि दोनों मिले हुए हैं। आज उनकी लड़ाई हो गई है। RCP जी का कद BJP की तरफ होता जा रहा है देख करके। ये एक राजनीतिक तरीका है कि उनको कैसे रोका जाए। अभी तो देखिए इसमें नए नए खुलासे आएंगे कि BJP उनको साथ लेकर के और RCP और विधायकों को तोड़ नहीं सके, क्योंकि RCP जी के टच में जदयू के आधे से ज़्यादा विधायक हैं, तो वो विधायकों को तोड़ न सकें, BJP की तरफ जा ना सकें। तो ये एक रस्साकसी जो BJP और जदयू में चल रही है, ये अभी और बढ़ेगा। और ये बिहार के लिए बहुत अफसोसजनक बात है कि भ्रष्टाचारी लोगों के हाथ में बिहार है। अगर RCP ने भ्रष्टाचार किया, RCP जी ने, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री जी के शहर से किया है, और मुख्यमंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी थी। और मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये बिहार के लोग आज खुद ही समझ रहे हैं इस चीज़ को। इसमें कुछ बहुत टेक्निकल बात नहीं है कि बताने की आवश्यकता है। ठीक है, अब देखिए आगे आप देखेंगे कैसा आगे चीज़ बढ़ेगा, उधर से भी खुलासे होंगे, बहुत सारी नई नई चीज़ें अभी। RCP जी ने तो कह दिया कि 3 घंटे कोई ऐसा राज्य का मुख्यमंत्री नहीं है जो 3 घंटे तक गप करता हो। शाम 6 बजे के बाद तो उनकी भूंजा पार्टी चलती है, 11 बजे तो वो दफ्तर आते हैं, 1 बजे तो वो भोजन करते हैं। मतलब उनकी पोल खोल कर रख दी है। तो यही बात है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी को आपने देखा है पिछले 2-3 वर्षों में बिहार में जब अपराध का ग्राफ इतना बढ़ गया हो, उद्योगीकरण नहीं हो रहा है, सुखाड़ से बिहार परेशान है, बाढ़ से बिहार परेशान है, मुख्यमंत्री जी कहाँ दिखते हैं? शराबबंदी से लोग रोज मर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहाँ दिखते हैं? मैं आपके माध्यम से बिहार के लोगों से पूछता हूँ कि मुख्यमंत्री जी कहाँ दिखते हैं? हर तरह से बिहार परेशान है। आज जीविका दीदियों का देखिए, उनका प्रॉब्लम चल रहा है, उन लोगों को रेगुलराइज नहीं किया गया है।
एक बड़ा आंदोलन जीविका के माध्यम से होने जा रहा है, जो मुख्यमंत्री जी के सारे कार्यक्रमों को सफल बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहता है, और वो उनसे नाखुश हैं क्योंकि उनको ठीक से वेतन नहीं मिल रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है काम लेकर के। आप देखेंगे आने वाले दिनों में एक बड़ा आंदोलन जीविका के माध्यम से भी होगा। तो एक फ्लॉप शो बहुत बुरी तरह से चल रहा है बिहार में। और आप देखिए अब आरसीपीजी के प्रकरण में तो और भी खुलासे होंगे और भ्रष्टाचार के खुलासे होंगे, ठीक है ना, तब देखते हैं क्या होता है। बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं दब गए हैं और जिस पर काम करने की सरकार को आवश्यकता है। आपने भी कहा कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता बहुत परेशान है बिहार में। कौन कौन से मुद्दे हैं और सरकार का नज़र क्यों नहीं जा रहा है? कैसे सरकार का ध्यान वहाँ तक खींचा जाए? देखिए अभी तो अब एक ताज़ा उदाहरण आप देखिएगा कि एक जिद की नीति जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बनाई, जिसको शराबबंदी कहते हैं। और इस शराबबंदी ने बिहार के घरों के कितने बच्चों को ले लिया, कितने लोगों की मृत्यु होगी। अभी ताज़ा उदाहरण देखेंगे, छपरा में 11 या 13 लोग मर गए जहरीली शराब से। हाँ, कल वैशाली में हुआ है, कल भी 5 लोग मरे हैं। तो ये किस तरह की जिद है कि उस नीति के कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। उनसे अगर ये सवाल किया जाता है तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम अपना काम करते हैं, इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर किसी की मृत्यु हो रही है आपके रॉन्ग पॉलिसी के कारण और आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये सही है? लेकिन सरकार का तो साफ तौर पे कहना है कि हमने जब बंद कर दिया है, शराबबंदी कानून ला दिया और फिर जब लोग पीते हैं तो उनकी गलती है। कैसे उनकी गलती है? ठीक है, उनकी गलती है, माना हमने, बट लेकिन आपको लगता है कि बगल में 3 प्रदेश बिहार से जुड़े हुए हैं, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वी हैव अ वेरी लॉन्ग बॉर्डर, उसको चेक आपने किया? कैसे इलिसिट लिक्वर आ रहा है यहाँ पे? जहरीली शराब कैसे बन रही है यहाँ पे? रोज़ शराब जो पकड़ी जा रही है, अभी परसों 45 लाख की शराब पकड़ी गई है फुलवारी शरीफ में, कैसे आई वो? आप बॉर्डर्स को चेक नहीं कर रहे हैं। आप नीति आपने बना दिया, लेकिन नीति को उसको पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आप कहाँ कर रहे हैं? बॉर्डर पे सिर्फ आप एक जगह पे आप अगर पुलिस पोस्ट लगा रहे हैं तो 100 रास्ते हैं आने के लिए। तो शराब तो आ रहा है, बिक रहा है, जहरीली शराब बन रही है, बिक रही है और लोग लगातार मर रहे हैं। तो इसमें अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि हमने कह दिया कि शराब बंद हो गया और कोई ना पिए, तो और आपने एक ऑर्गेनाइज क्राइम का एक सेक्टर खड़ा ऐसा कर दिया है कि अब देखिए जो लोग ये शराब के धंधे में घुस गए हैं, बहुत पैसा बना रहे हैं, कल को अगर शराबबंदी ख़त्म भी होती है तो आप देखेंगे जिसको पैसे की आदत लग गई है वो कैसे फिर क्राइम की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि उसको तो इस तरह का पैसे की आदत पड़ गया ना। तो ये नीति बिल्कुल गलत है। अगर जरा से भी सद्बुद्धि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को है तो कम से कम इस नीति को ख़त्म करें। राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक हम क्योंकि आप विपक्ष में हैं, सरकार को अक्सर आईना दिखाने का काम करते हैं। लगातार मौतें हो रही हैं और बीच में मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं के पाठक जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बहुत लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसमें सूचीबद्ध तरीके से उन्होंने नियमों का बखान किया था। उसमें ये भी कहा था कि जो भी अधिकारी होंगे जिनकी मिलीभगत से होगी और जो भी इलाके के अफसर होंगे उन पर कार्रवाई होगी। अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन होगा भी नहीं ना, क्योंकि सरकार करना चाहती नहीं है। ये जिद के कारण बनाई हुई नीति है, सिर्फ वोट के लिए, ठीक है। और ये बिल्कुल फ्लॉप हो चुका। इनको वोट तो खैर इस इशू पे मिलना है नहीं। तो ये सफल कैसे होगा? सफल होगा ही नहीं ना। ये बिना सोचे समझी हुई बनाई हुई नीति है, तो कैसे सफल होगा? आपने नीति बना दिया, शराब बिक रहा है, जहरीली शराब बिक रही है, लोगों की मृत्यु हो रही है, तो सफलता की तरफ हमको सोचना भी इसमें बेकार है। आप आज के डेट में 15,000 से 20,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है। बिहार एक गरीब स्टेट है। आपने जो पिछड़ा स्टेट है उसको 17 साल में आगे भी नहीं बढ़ाया। जो जहाँ स्थिति थी हमारी वही है। कर संग्रह से ही बिहार चल रहा है। अब आप देखिए पिछले इस तिमाही में बिहार का जो GST कर संग्रह है वो भी कम हो गया। तो आप कहाँ पे खड़े हैं? इसका आपने कभी सोचा है उन्होंने कि कहाँ खड़ा है बिहार? नहीं। लेकिन एक तो वो दिखेंगे नहीं, 2 साल 3 साल में कभी शायद वो कभी दिखते हैं। अचानक से दिख गए, बोलेंगे कि बिहार में बाहर है, हमने ये काम किया, वो काम किया, बस ये गिनाएंगे और गायब हो जाएंगे। बिहार एक था, बिहार झारखंड जब एक था तो बिहार में खनिज संपदा बहुत थी। जब विभाजन हो गया, खनिज संपदा झारखंड में चली गई। हमारे पास क्या रह गया? नदियाँ रह गई और ज़मीन रह गया।
तो बिहार की नदियाँ बहुत फर्टाइल है क्योंकि हमें वरदान मिला हुआ है चारों तरफ से। आप देखिए कोसी है, गंडक है, कमला बलान है, बागमती है, गंगा है, तो हमें वरदान मिला हुआ है, जिसके कारण बिहार की नदियाँ बहुत फर्टाइल है। और एग्रो बेस्ड इकॉनमी होती है उसमें हम बहुत कुछ कर सकते थे। कृषि के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ सकते थे, लेकिन सरकार की बुद्धि कहाँ है मुझे ये समझ नहीं आता है। छोटे छोटे अगर पॉकेट्स बना करके क्रॉप्स को आइडेंटिफाई किया जाता सब डिविजनों में, या ब्लॉक्स बना करके, या 2-3 जिलों को मिला करके वो पर्टिकुलर क्रॉप को आइडेंटिफाई करके उस पर इकॉनमी बनती, पॉलिसी बनता कि उस क्रॉप को आगे बढ़ाना है, तो वो नहीं है वो चीज़। ठीक है, कहीं कहीं 1-2 चीज़ों को करके। अब बिहार का देखिए आप, चावल कितना फेमस है, लीची देखिए, है ना। आप कॉर्न जब चलेंगे पूर्णिया साइड में उस रेंज में कॉर्न देखिए, कॉर्न स्टार्च का जो डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में वो पूरा नहीं हो पाता है ना। तो अब कोसी क्षेत्र में जाइए, जब बाढ़ आती है तो बाढ़ का हमेशा ये लोग रोते हैं कि बाढ़ आ गई, सब बर्बाद हो गया। लेकिन जब बाढ़ आती है और जब पानी कम होता है तो ज़मीन जो होती है आपकी बहुत फर्टाइल हो आती है। तो आप 2-3 क्रॉप जो उसमें डालेंगे, उसकी जगह आप 1 क्रॉप डाल करके उसको आगे बढ़ाइए तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा, है ना। लेकिन वो नहीं, आप सरकार को देखिए किस तरह से रोना रोती है सरकार कि बाढ़ के नाम पे कि अब सब बर्बाद हो गया। लेकिन उसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो ये यूज़ तब होगा जब उसके लिए पॉलिसी बनाएगी सरकार, है ना। पॉलिसी की कमी है, बिल्कुल पॉलिसी की कमी है बिना मतलब। और जो पॉलिसी बन रही है आप देखिए, जैसे शराबबंदी की पॉलिसी है ना। फिर और हाँ जी, एक आखिरी सवाल हम शिक्षा नीति को लेकर करें। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं आप? बहुत बुरी स्थिति में है। 76,000 स्कूल बिहार में हैं। आप देखिए उन बच्चों को पढ़ाना, जब सरकार का काम होता है शिक्षा देना, स्वास्थ्य सेवा देना, उसमें सरकार बिल्कुल फिसड्डी साबित हो गई। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार काम कर रही है, उसमें केंद्र सरकार का भी उसमें रोल है, पैसे आते हैं केंद्र सरकार से। तो बिहार में सड़कों का जाल बिछा है, पुलियों का निर्माण हुआ, अच्छी बात है। डिस्टेंस कमी, आप 5-6 घंटे में एक एंड से दूसरे एंड पे बिहार में जा सकते हैं आज के डेट में। लेकिन उसके साथ साथ जब आप चलेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, मानव विकास सूचकांक में जब आता है तो शिक्षा पे मात्र 5.2% खर्च कर रही है बिहार सरकार। स्वास्थ्य में जब जाएंगे तो 1.97 के आसपास खर्च कर रही है, जो कि सेंट्रल पैरामीटर जो केंद्र सरकार के द्वारा जो पैरामीटर बनाया गया है उससे काफ़ी कम है। तो शिक्षा में यही बिहार था जिसको हम ज्ञान की धरती के नाम से जानते थे। आज उसी बिहार को किसकी नज़र लग गई? इसी बिहार से आप 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 लोग, 200 बच्चे IAS IPS बनते थे। आज क्या हो गया? आज वो नंबर्स बहुत कम हो गए क्योंकि शिक्षा की नीति सही नहीं है। गलत शिक्षकों की बहाली हो रही है, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई स्कूलों में नहीं हो रही है। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से स्कूल की, एक तो स्कूल है, वो भी स्कूल की बिल्डिंग कैसी है पूरे बिहार में किसी छुपा हुआ नहीं है। प्लस इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो शिक्षक वहाँ हैं वो अगर ट्रेन नहीं हो, प्रॉपर पढ़ाने वाले नहीं हो, मैं किसी पे मतलब पर्सनल मेरा किसी पे ये मैं नहीं होना चाहता हूँ। ऑल टुगेदर मैं एक बिहार की बात कर रहा हूँ कि जो जिस नीति के अंदर शिक्षकों की बहाली की जाती है वो नहीं सही है। जो पैरामीटर्स होना चाहिए जिससे कि बच्चे पढ़ सकें वो नहीं है। ठीक है, स्कूल तो है, स्कूल है, हाँ। तो शिक्षा की व्यवस्था तब अच्छी होगी जब आप प्रॉपर उस तरह के ट्रेंड शिक्षक जो अपने क्षेत्र में, अपने विषय में बिल्कुल तेज तरार हों और डिलीवर कर सकें, जिससे कि बच्चे सीख करके आगे बढ़ सकें। वो नहीं है। वहाँ की भी अगर स्थिति को देखा जाए तो बहुत बदहाल स्थिति है। बिल्डिंग के छोड़ दीजिए, अंदर की बिल्डिंग से स्वास्थ्य सेवा नहीं होता है। स्वास्थ्य सेवा होती है डॉक्टर से और वहाँ के संचालन नीति से। ठीक है, तो वो नहीं है बिल्कुल। तो वो उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। हर ज़िले में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होनी चाहिए, क्योंकि उस ज़िले के लोगों को, चाहे वो छोटा ज़िला हो, उस हिसाब से ही बने। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर छोटा ज़िला हो तो वहाँ पे नहीं बनेगा। हर ज़िले को हक है कि उसका अपना हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, बढ़िया हॉस्पिटल, जहाँ टैलेंटेड डॉक्टर्स हों, जो हर तरह का इलाज उसी जगह हो पाए। आप एक जगह पटना रेफ़र कर देते हैं तो वो लोड कहाँ ले पाएगा? तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है कि आप PMC जाइए, देखिए अगर आपके पास पैरवी नहीं है तो जानवरों की ऐसे व्यवस्था नहीं हो तो आप जो बोलेंगे मैं मानने को तैयार हूँ। तो ये सब चीज़ें बिहार में हैं, बहुत काम करने की आवश्यकता है। अभी तक मुख्यमंत्री जी जो करते आए हैं
उनको लगता है कि वो सही है, लेकिन अगर बिहार पे आप देखेंगे, धरातल पे देखेंगे तो वो सही नहीं है। बिहार को 17 साल में बहुत आगे निकल जाना चाहिए था। अभी तक कुर्सी बचाने के लिए जो आप दिन रात लगे रहते हैं, बिहार के लिए काम करने के लिए लगें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, 17 साल आपने पावर एंजॉय कर लिया, कोई ज़रूरी नहीं है कि आगे 5 साल 10 साल भी आप ही रहें। ठीक है, स्टेट रहेगा, पॉलिटिशियंस आते जाते रहेंगे, तो ये समझने की आवश्यकता होगी। और आपने एंजॉय कर लिया पावर को 17 साल, काफ़ी होता है वो। अब डेवलपमेंट अगर आपसे नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को रियलाइज़ कीजिए और दूसरे के लिए जगह खाली कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि विपक्ष आए या पक्ष आए, ऐसा व्यक्ति आना चाहिए जो बिहार को आगे बढ़ा सके। जो कि बिहार एक गौरव ज्ञान की धरती रही है, इसी धरती से भगवान बुद्ध रहे हैं, एक से एक धरोहर लोग रहे हैं, है कि नहीं? तो आज लेकिन बिहार देखिए कहाँ पे है। तो हम सिर्फ अपनी बातों को रख सकते हैं आपके माध्यम से। जो लोग सुन रहे होंगे उनको समझने की आवश्यकता है कि किसको आप वोट दे रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं। तो ये एक इंट्रोस्पेक्ट करना होगा, सभी लोगों को सोचना होगा कि अगला वोट जब करें तो किसको करें। जात पात से उठ करके आप बिहार के लिए वोट कीजिए, है ना। तो फिलहाल बिहार में इन मुद्दों पर काम करने की सरकार को बहुत ज़रूरत है और शायद यही होगा, यही काम होंगे तभी बिहार का गौरव बढ़ेगा और बिहार हर तरीके से बेस्ट बनेगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आदित्य पासवान ने कई ऐसी बातें कही हैं और सरकार को आईना दिखाया है कि इन मुद्दों पर काम करने की आपको सख्त आवश्यकता है, ताकि जनता जो कि परेशान हो रही है, जो कि हर मुद्दे को लेकर हर तरह से परेशान है, उनकी परेशानी को कम किया जा सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाज़त, हमारे खास मेहमान को दे इजाज़त और आप देखते रहे DTV भारत। नमस्कार।